फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलीज ऑफ हिस्टामिन की। तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि हिस्टामिन बनता कैसे है, यानी सिंथेसिस ऑफ हिस्टामिन हमने देखा था। और उससे नेक्स्ट वीडियो में हमने बात की थी मेटाबॉलिज्म ऑफ हिस्टामिन। सो आज हम बात करते हैं कि रिलीज ऑफ हिस्टामिन कैसे होता है, यानी हमारी बॉडी में मास्ट सेल कैसे हिस्टामिन को रिलीज करता है। नॉट ओनली मास्ट सेल, ये हम बात कर रहे हैं मास्ट सेल के लिए एज वेल एज नॉन मास्ट सेल के लिए। नॉन मास्ट सेल जैसे कि बेसोनोफिल्स, एसोनोफिल्स हो गया, हमारे ब्रेन हो गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रिलीज ऑफ हिस्टामिन। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो स्पेसिफिकली मास्ट सेल होता है वहां पे हिस्टामिन का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। तो मास्ट सेल के अंदर क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से मैंने आपको ब्लैक पेन से शो किया है कि ग्रेन्यूल्स है, इन ग्रेन्यूल्स के अंदर आपका हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। तो ये ब्लू कलर का हिस्टामिन है। तो ये हिस्टामिन जो है हमें इसको जब तक ये बाहर नहीं आएगा, जब तक ये रिलीज नहीं होगा, तब तक किसी भी तरह की एलर्जिक रिएक्शन, जो भी इन्फ्लेमेशन ये शो करती है, वो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर एक बार ये हिस्टामिन बाहर आ गया तो यहाँ पे ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, एलर्जिक रिएक्शन होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिलीज ऑफ हिस्टामिन कैसे होता है। अब देखो, स्पेसिफिकली हिस्टामिन के रिलीज होने की तीन वजह हो सकती है। या तो कोई एलर्जिक रिएक्शन हुई हो, या दूसरा है टिश्यू इंजरी। अगर टिश्यू इंजरी हो रही है तो मास्ट सेल वहाँ पे बर्स्ट हो सकते हैं, मास्ट सेल जो है वहाँ पे डीग्रेनुलेशन हो सकता है मास्ट सेल्स के अंदर। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है कि कोई ड्रग्स की वजह से या फॉरेन सब्सटेंसेस की वजह से हिस्टामिन रिलीज हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलर्जिक रिएक्शन से कैसे हिस्टामिन रिलीज होता है। अब आपको पता है कि एलर्जी किस वजह से होती है, कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान को आपने सुना होगा पीनट से एलर्जी है, पोलन ग्रेन से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलर्जीज अलग अलग इंडिविजुअल्स को मतलब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल हम XYZ कोई भी एलर्जन लेके मान के चल रहे हैं कि एलर्जन आया हमारी बॉडी में। ठीक है, जब भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जन एंटर करता है तो यहाँ पे APC यानी मैक्रोफेजेस जो सेल्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती है। अब ये मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है, इनगल्फ करना, खाना। ठीक है, ये अब खाएंगे किसको, एलर्जन को खाएंगी। अब यहाँ पे एलर्जन आया है तो उसको इनगल्फ कर लेंगे, तो उसको हम इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ये आप सबको पता होगा। ठीक है, उसके बाद जब भी ये मैक्रोफेजेस इस जो एलर्जन है इसको इनगल्फ करने के बाद क्या होगा कि ये इसको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर देगी। फ्रेगमेंट यानी छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर देगी। देखो यहाँ पे ये जो शो किया हुआ, ये बिल्कुल ही, यानी इस एलर्जन को यहाँ पे इसने तोड़ दिया, फ्रेगमेंट कर दिया। अब इन फ्रेगमेंट्स को ये अपने सरफेस के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। अब यहाँ पे इसने जो ये फ्रेगमेंट्स है अपने सरफेस के ऊपर अटैच कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो MHC2 जो होता है ये इसमें हेल्प करता है बेसिकली सरफेस में अटैच होने में। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो T सेल्स हैं वो T सेल्स एक्टिवेट होंगे। अब T सेल्स जब एक्टिवेट होते हैं तो बेसिकली इसके ऊपर जाके जो ये एंटीजन आया था इसके फ्रेगमेंट से अटैच होगा। अब जब T सेल यहाँ पे, इन दोनों में T सेल और उसके बीच में रिएक्शन होगा तो यहाँ पे साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस हो जाती हैं। ठीक है, इन दोनों में जब रिएक्शन होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होंगी। साइटोटॉक्सिक रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, साइटोकाइनिन रिलीज होते हैं। साइटोटॉक्सिक रिएक्शन में साइटोकाइनिन रिलीज होते हैं, जैसे कि ल्यूकोट्राइन 4, ल्यूकोट्राइन 5, ये ब्लड में रिलीज होंगे। ठीक है, अब ये ब्लड में रिलीज होने के बाद क्या होगा हमारी, अब देखो हमारे बॉडी में क्या होता है, प्लाज्मा, बी सेल्स के बाद क्या बनता है, प्लाज्मा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब इस प्लाज्मा से आगे जाके एंटीबॉडीज बनती है। देखो ये हमारी बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है। ठीक है, अब बी सेल से प्लाज्मा में कन्वर्ट होगा, प्लाज्मा से एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है, ये जो ल्यूकोट्राइन 4 है, ठीक है, ये आगे जाके किसको कन्वर्ट करेंगी, किसको एक्टिवेट करेंगी, प्लाज्मा को। प्लाज्मा एक्टिवेट होगा तो एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है, अब ये ल्यूकोट्राइन जो 5 है ये ही हमारे ब्लड में जाएगा। ठीक है, एसिनोफिल्स को आगे जाके एक्टिवेट करेगा। अब जब एसिनोफिल्स एक्टिवेट होंगी तो यहाँ पे ल्यूकोट्राइन प्रोटीज रिलीज होगा और ये आगे जाके सेल डैमेज को और ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली सेल डैमेज हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे एंटीबॉडीज बन गई। ये एंटीबॉडीज आगे जाकर क्या करती हैं, अब देखो कुछ एंटीबॉडीज तो ऐसे फ्री फॉर्म में रहती है, लेकिन कुछ एंटीबॉडीज मास सेल के ऊपर जाके अटैच कर जाती हैं। ये मास सेल जो है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये फर्स्ट एक्सपोजर में हम बात कर रहे थे, लेकिन जब सेकंड एक्सपोजर में दोबारा से एंटी एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनी पड़ी है।
ठीक है। अब ये एंटीबॉडीज ऑलरेडी मास्ट सेल के ऊपर बाइंड हो रखी है। अब एलर्जेंट आएगा और मास्ट सेल के ऊपर बाइंड करेगा। मास्ट सेल के ऊपर जब बाइंड करता है तो सेकेंड एक्सपोजर में क्या होगा, ये जो यहाँ पे मास्ट सेल है ये बर्स्ट करेगा और यहाँ से हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स जैसे जो मीडिएटर्स है वो रिलीज होंगे और उसके बाद फाइनली यहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हम बेसिकली लंग्स में बात कर रहे हैं, तो लंग्स में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। तो ये एलर्जिक रिएक्शन में होता है। अगर हम बात करते हैं टिश्यू इंजरी में, टिश्यू इंजरी में बेसिकली क्या होता है, अब देखो एक चीज और यहाँ पे अब देखो मास्ट सेल जैसे भी है, मास्ट सेल में क्या होगा कि जब भी सोडियम एंटर करता है तो सोडियम अंदर एंटर करेगा तो ये जो मास ये हिस्टामिन है ये बाहर आएगा। ये प्रोसेस भी आपको याद रखनी है। और एक और प्रोसेस होता है कि यहाँ पे अगर ये ग्रेन्यूल्स हमारे इस सरफेस से बाइंड हो गए, इस मास्ट सेल की सरफेस अंदर से बाइंड हो गए, जब ये लेयर बर्स्ट होगी तो ऑटोमेटिकली हिस्टामिन भी बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं टिश्यू इंजरी में क्या होगा। देखो बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू डैमेज होते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारे मास्ट सेल भी होते हैं, मास्ट सेल भी डैमेज हो जाएंगे। अब मास्ट सेल डैमेज होंगे तो ऑब्वियसली बात है हिस्टामिन रिलीज होगा ही होगा। ठीक है। अब ये था सेकंड प्रोसेस। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रोसेस की, ड्रग्स और फॉरेन सब्सटेंसेस से कैसे हिस्टामिन रिलीज होता है। देखो कुछ अल्कलॉइड्स होते हैं जैसे मॉर्फिन हो गया, क्यूरारे हो गया, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है हिस्टामिन के रिलीज के लिए। वैनम होते हैं कुछ कई तरह के, डाई होती है, एंटीबायोटिक्स होती है। एंटीबायोटिक्स में भी बेसिकली मैक्सिन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होती है हिस्टामिन के रिलीज के लिए। ठीक है। तो ये था छोटा सा टॉपिक, रिलीज ऑफ हिस्टामिन। आई होप आपको समझ आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।